आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th सोशल साइंस के प्री टेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स को बताने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे स्कूलों में प्री टेस्ट हो रहा है और बहुत सारे स्कूलों में प्री टेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्री टेस्ट में जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है बिल्कुल इसी प्रकार से आपका टर्म 1 के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आंसर से आप हर एक चीज को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और हर एक चीज को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके टर्म 1 के एग्जाम में। देखिए, यहाँ पर भी अगर टाइम का बात किया जाए तो यहाँ पर 1.5 घंटा का समय दिया गया है। 40 क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि आपका 40 नंबर का है, बिल्कुल एकदम एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जो सबसे पहला जो है क्या इतिहास है, और देखिए जो पहला क्वेश्चन है ना ये सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये वाला इंडो चाइना वाला चैप्टर मतलब हटा दिया गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन कि इंडो चाइना का निर्माण कब हुआ। तो इंडो चाइना का जो निर्माण हुआ था आपका 1887 को हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं है। इंडो चाइना का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था, 1887 को हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना ये सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया है, कोई इशू नहीं है, छोड़िए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल वाला क्वेश्चन है। क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि मॉडल पेपर में बार बार पूछा जा रहा है। तो कब हुआ था, तो 1789 को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, फ्रांस का सम्राट था, ठीक है। 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। तो ये जो है ये न्याय का प्रतीक है। आप देखे होंगे अगर आप कोर्ट वगैरह गए होंगे कभी, या फिर आप मूवी में तो अक्सर देखते होंगे कि एक महिला है जिसके आंखों पर पट्टी बंधा हुआ और हाथ में तराजू लिए वो खड़ी है, ठीक है। तो ये किसका प्रतीक है, तो न्याय का प्रतीक है, जस्टिस का प्रतीक है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नांकित में से किस देश को सभ्यता का पालना के रूप में माना जाता है। किस देश को माना जाता है, तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यूनान को। किसको, यूनान को माना जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था आपको बताना है। तो ये पहुंचा था आपका 1928 ईस्वी को। कब, 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था आपका अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, अगस्त 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कि 1932 ईस्वी में पुना समझौता, जिसको हम लोग बोलते हैं पुना पैक्ट, ठीक है, किनके बीच हुआ था। तो ये जो हुआ था ये महात्मा गांधी और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किसके बीच हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था। तो कहां का अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर का जो अधिवेशन था ना कांग्रेस का, वहीं पर पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया था। देखिए रॉलेट एक्ट जो था ना ये काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर आपका कुछ भी दोष हो चाहे ना हो, आपको जेल में मतलब 1 साल तक बिना मुकदमा चलाए बंद रखने का मतलब आदेश दिया गया था। तो ये जो था कहां से मतलब लागू हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने इस चीज को लागू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ब्रिटिश काउंसिल, ठीक है। अब यहां से हमारे स्टार्ट हो जाता है भूगोल। तो देखिए भूगोल में यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। कौन आपका नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, क्योंकि देखिए जीवाश्म ईंधन का अगर हम लोग एक बार यूज कर देते हैं तो इसे हम लोग दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ये सब उतना जल्दी समाप्त नहीं होंगे और इनका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं और ये उतना जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है। देखिए यहाँ पर जो मैदान वाला आपको बताना है कि कितना प्रतिशत यहाँ पर भूभाग का मैदान है, ठीक है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 43%, ठीक है। 43% भाग पर क्या है, मैदान है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कि कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो काली मृदा, इसके लिए काली मृदा सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। इसके लिए काली मृदा सबसे बेस्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14
क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर ये जो भवन है, भवन क्या है, मानव निर्मित है, इसको तो मनुष्य बनाते हैं ना, तो भवन जो है मानव निर्मित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। तो सौर ऊर्जा क्या है, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या है कि निम्नांकित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है, किस राज्य में मतलब सर्वाधिक अधिक मात्रा में स्थायी वन क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मतलब स्थायी मतलब वन क्षेत्र है, ठीक है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, कब लागू हुआ था सर, आपको पता होना चाहिए 1972 को। कब, 1972 को लागू हुआ था, 1972 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये जो आपका स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है या फिर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी आप इसको बोल सकते हैं, तो ये आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए थोड़ा यहाँ पर मिट गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका सही हो जाएगा। तो देखिए ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 से थोड़ा मिट गया है। क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो इसका जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, 1973 को हुआ था, ठीक है। एक्चुअल में अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 1973 में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 20 से क्या है कि जिनके लुप्त होने का खतरा है कहलाती है। देखिए जो मतलब लुप्त होने के कगार पर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संकटग्रस्त जातियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकटग्रस्त जातियां। ये आपका संकटग्रस्त जातियां हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मतलब क्वालिटी भी खराब है और जिस प्रकार से मिला मैं उसी प्रकार से आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त जातियां, मतलब जो लुप्त होने का जिसका खतरा है, जिस मतलब जाति का, उसको हम लोग बोलेंगे संकटग्रस्त जातियां बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 है क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। 4 देश का बात हो रहा है, पूरे विश्व का नहीं बात हो रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो यहाँ पर श्रीलंका सबसे मतलब अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीलंका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है, तो मापा जाता है आपका डॉलर में। किसमें, तो डॉलर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में भी दिया गया है। क्या है कि मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितना है, 5000 है। देखिए 4 परिवार है, बात को समझिए, 4 परिवार है, एक परिवार का आय है 5000, तो 4 परिवार का कितना हो जाएगा, 4 5 20 यानी कि 20000 हो जाएगा। थोड़ा मैं नीचे लिखता हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं, 20000 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर क्या क्या पैसा दिया गया, 4000 है, 7000 है और 3000 है। तो चौथे परिवार की आय क्या है, देखिए तो 4000 और 7000 कितना हो गया, 11000, 11000 और 3000 कितना हो गया, 14000। तो इसमें आप 14000 माइनस कर दीजिए, 20000 में 14000 चल जाएगा तो बचेगा कितना, 6000 बचेगा। तो यहाँ पर 6000 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 20000 हुआ, इधर होता है 14000, तो 20000 में अगर 14000 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 6000 बचेगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रति व्यक्ति आय लोगों की, यहाँ पर खाली स्थान है, ठीक है। तो क्या है, तो देखिए यहाँ पर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि औसत आय इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, औसत आय भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि मानव विकास का सूचांक यहाँ पर खाली स्थान है प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, तो जो मानव विकास का जो सूचांक है लोगों का संपूर्ण विकास को मतलब ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लोगों का संपूर्ण विकास। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि निम्नांकित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। आप सभी को पता होगा असंगठित क्षेत्र में, जो असंगठित क्षेत्र होते हैं इसमें क्या होता है, कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया खाली स्थान है, ठीक है। तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया जो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिए कि इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है। तो जो सब्जी विक्रेता होगा ना, सब्जी विक्रेता, यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन है, जैसे वकील भी आपका संगठित में आएगा, डॉक्टर भी आपका संगठित में आएगा, शिक्षक भी आपका संगठित में आएगा। लेकिन ये जो सब्जी विक्रेता है, जो मतलब सब्जी बेचता है, वो क्या होगा, असंगठित क्षेत्र में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सब्जी विक्रेता, इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि कृषि डेयरी निम्नांकित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं। किस क्षेत्र से आपको बताना है, तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। तो 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है यहाँ पर कि जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी है। तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है आपको बताना है यहाँ पर, तो 50 से 60% के बीच था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 50 से 60% के बीच। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, और यहाँ से हमारा नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो जाता है। 31 का क्या है क्वेश्चन, देखिए कि सामूहिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश से मिलता है। तो बेल्जियम में क्या था, सामूहिक सरकार भी था एक, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका में तमिल कुल जनसंख्या का भाग है। देखिए श्रीलंका में जो तमिल था, तमिल का कितना परसेंटेज था, तो याद रखिएगा तमिल का वहां पर 18% था, 18% तमिल था, ठीक है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 कि श्रीलंका में अधिकांश सिंगली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं, मतलब किस धर्म को मानने वाले हैं, किस धर्म को मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो 33 है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बौद्ध धर्म। क्या मानते थे, बौद्ध धर्म मानते थे। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स के बहुसंख्यक थे, ठीक है, ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक थे। देखिए ब्रुसेल्स में जो अधिक मात्रा में कौन सा जाति था आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फ्रांसीसी भाषा बोलते थे ना, फ्रांसीसी भाषी लोग वहाँ पर अधिक मात्रा में थे। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, 4 बार संशोधन हुआ था। कितना बार, 4 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कितना बार, 4 बार संशोधन किया गया था। मतलब उन लोग देखिए बार बार संशोधन इसलिए करते थे ताकि वहां की जनता को बेगानेपन का एहसास ना हो, सबको समान समान बराबरी का दर्जा मिले, हक मिले, इसीलिए उन लोग बार बार संशोधन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, जो कि बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो आप सभी को पता होगा कि 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड का गठन, और हम लोग इसी दिन को झारखंड का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर ईयर पूछा गया तो क्या हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देखिए यहाँ पर कि किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है। जहाँ पर एकात्मक सरकार होता है ना, एकात्मक सरकार में ये चीज होता है। एकात्मक सरकार में यहाँ पर क्या होता है, केंद्र सरकारी मैन होता है, उसी के पास कंप्लीट जो भी पावर होता है उसी के पास होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि निम्न 7 आकर बनाया गया संघ का उदाहरण है, ठीक है। 7 आकर बनाया गया संघ क्या होगा यहाँ पर। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पर 4 विषय दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा आपका केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था जो है ये केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है। तो जाहिर सी बात आप सबको पता भी होगा, महिला के लिए आरक्षित होता है। तो महिला इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट 40 क्वेश्चन आंसर बता दिया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। आपके जितने भी दोस्त होंगे सबको बताइए इसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।